सर ये लास्ट पॉइंट की समझ नहीं आई, नरेशन ऑफ इवेंट मस्ट बी अवॉइडेड। हाँ, अच्छा, इसमें इस तरह होता है, ये जो नरेशन है ना, जैसे आपने पहले बताया था ना, कि फॉर एग्जांपल एक पिक्चर आ गई, उसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चन बताया कि व्हाट डज दिस पिक्चर शोज अबाउट द ईआईसी। अब बच्चे क्या जी करते हैं, उनको ईआईसी का पढ़ा तो वो कब ईआईसी इस्टेब्लिशमेंट हुई, वो ईआईसी के बारे में बातें करनी शुरू कर देते हैं। जी। तो वो रिक्वायर्ड नहीं है कि आपने एक इवेंट को डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, मगर पिक्चर से आपने डिसाइड करना, दिस इज दैट। और ये इन्होंने बड़ा अच्छा, इस आपकी जो पेज नंबर नाइटिल केली की बुक है 49 पे, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने उधर विद एग्जाम्पल जो है वो उन्होंने बड़ा अच्छा क्लियर भी ताजमहल किया। का सर यहाँ पे है तो सो मस्ट बी। इससे इसका ये आपने एक मतलब पैटर्न भी देख लेना है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कल फिर आपने मुझसे डिस्कस कर लेना। ये आप ठीक है पेज नंबर सर, ये बुक लीजिएगा। में आ रहा है ताजमहल। हाँ, अच्छा, इसमें ताजमहल है। अब देखें, ये कौन पेज नंबर कौन सा है आपकी बुक का? सर 49। 14। सॉरी, मैंने 14 लिखा, थोड़ा नई बुक में थोड़ा सा चेंज है, 49। अच्छा, 49। अच्छा, मेरे पास डिफरेंट पिक्चर है, मेरे पास तो थोड़ा चेंज हुआ है, मेरे पास ये पिक्चर है, ठीक है। हाँ हाँ जी सर, हाँ आई थिंक ये बुक होगी। ताजमहल के बारे में क्वेश्चन क्या है, आप उसको पढ़िएगा एक मरतबा। व्हाट डज सोर्स बी टेल अस अबाउट द रूल ऑफ मुगल्स। अब अब व्हाट इज सोर्स बी टेल इज अबाउट द रूल ऑफ द मुगल, और उन्होंने ताजमहल की आपको उन्होंने पिक्चर बता जी दी। तो उससे ये पता लगता है, हम ताजमहल को देख के, कि अ, अगर उसको उन्होंने कहीं पे नीचे लिखा भी हुआ है कि शाहजहां ने बनाया था, तो हम ये बता सकते हैं कि जो अर्ली मुगल रूलर्स थे उनकी बड़ी एक आर्टिस्टिक किस्म की एक टेस्ट था। तो आप जी आर्टिस्टिक उसका टेस्ट था, या उसकी एक नेचर थी, ये आपका इन्फ्लुएंस हो गया। अब आप इसको कैसे लिंक करके कि देखिए ताजमहल इतना खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, उसमें मार्बल्स क्या सीक्वेंस देखिए, पार्क है डेवलप, तो उनका इट शोज एस्थेटिक सेंस। अब ये आपने ओके। ताजमहल से उसको सपोर्ट कर लिया, तो ये आपका एक पैराग्राफ कंप्लीट होगा। इन्फेरेंस आपने बता दिया कि उनका इट शोज देयर एस्थेटिक सेंस, या इट शोज देयर लव फॉर द आर्ट। तो ये लव फॉर द आर्ट आपका इन्फेरेंस हो गया। फिर जी ओके। दूसरा दूसरा आप ये भी बता सकते हैं, दूसरा इन्फेरेंस, इट आल्सो शोज के दे वर आल्सो हैबिचुअल एक्स्ट्रावेगेंस। ठीक है। अब एक्स्ट्रा वेगन्स का आपने, अब इसमें कंटेक्चुअल नॉलेज भी कर सकते हैं। ताजमहल के बारे में आपको पता है कि इस सच ए ह्यूज बिल्डिंग हैव बीन मेड, इट मस्ट हैव कॉस्ट लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड मनी एज वेल, एंड दिस वाज जी ओनली जस्ट फॉर द sake of that they should be remembered. It shows कि they were also very extravagant. तो यहाँ पे जी फजूल, ये आपका पिक्चर से आपने बताया कि इतनी महंगी है, और एक्स्ट्रा वेगन्स आपका ये इन्फेरेंस हो गया। और इन्होंने ओके। इधर और पॉइंट्स लिख के उन्होंने सिंपल तरीके से इधर आपको एक्सप्लेन भी करना है, दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट, और इस पे आराम से बच्चे के मार्क्स आ जाते हैं। और फिर आ जाता है ये हमारा, जो मैं आपको कल बता भी रहा था। अब ये सिर्फ रिक्वायरमेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, अगर कहीं पे आपको तो उनसे पूछ लीजिएगा। सर ये द आइडेंटिफाइड पॉइंट इन द क्वेश्चन। हाँ, इधर पहुंच के मैं बता देता हूँ। अच्छा, इसमें इस तरह होता है कि ये 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 बात आती है 10 मार्क्स क्वेश्चन में और 14 मार्क्स क्वेश्चन में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन है एक, डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, उस पे जी क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर्स में, वर द पॉलिसीज ऑफ द औरंगजेब मेन रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, डू यू एग्री, डिसएग्री। अब इसमें दो साइड्स हैं, हम 14 मार्क्स से, एक आइडेंटिफाइड क्या होगा, वर द पॉलिसीज ऑफ द औरंगजेब, ये आइडेंटिफाइड होगा।
द मेन रीजन जी ऑफ द मुगल एम्पायर। आपको पता है कि और भी रीजन थे, जो अदर रीजन थे जी वो अदर साइड है। अब यहाँ पे इन्होंने एक मतलब आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो इस पॉइंट के बारे में आपको लिखना चाहिए। अगर अगर आप नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, तो उसमें ये नहीं है कि सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, उसमें से जी आपके 4 मार्क्स कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको औरंगजेब के पॉलिसीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता, आपको जी अदर के बारे में पता है, आप औरंगजेब के पॉलिसीज के बारे में नहीं लिखते, आप अदर रीजंस लिखते हैं, स्टिल यू कैन मैनेज 10 मार्क्स। मगर ओके जैसे ही औरंगजेब से रिलेटेड एक पैराग्राफ लिखेंगे तो आपको फिर 4 मार्क्स यानी कि एक्स्ट्रा उसके मिल जाएंगे। ना लिखने से, आइडेंटिफाइड सही नहीं लिखेंगे तो आपके 4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, कि आपकी ओके मार्किंग फिर 14 में से नहीं होगी, फिर 10 में से होगी। जी और दूसरी, और सिर्फ आप औरंगजेब के पॉलिसीज के बारे में लिखते हैं, अदर रीजंस नहीं लिखते, तो उसमें भी यही होगा कि आपके 4 मार्क्स माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ओके आप दोनों दोनों साइड्स के बारे में लिखना होगा। जी तो यहाँ पे आइडेंटिफाइड साइड क्लियर। जी जैसे सर क्लियर हो गया जैसे एक और वैसे रिपीट कर रहा हूँ कि एक और भी क्वेश्चन है औरंगजेब के मुगल एम्पायर की उस पे डिक्लाइन पे, was the succession dispute the main reason of the decline of the Mughal empire, do you agree disagree? अब आपने सक्सेशन डिस्प्यूट के बारे में लिखना चाहिए, मैं ये नहीं लिखना कि जरूर लिखना है, नहीं आ रहा तो ना जी लिखे। 4 मार्क्स अभी भी लेकिन उसमें मैंने जो कहना तो ये अब सक्सेशन के बारे में लिखेंगे तो क्या बात है, हाँ सर आपकी आवाज़ आना बंद हो गया अभी ठीक है। सर अभी भी नहीं आ रही आवाज़ मैं इसको आपकी एक मिनट ठीक है, अब ठीक है। जी सर अब आ रही है हाँ चलो ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, इससे आगे है ये नेक्स्ट, ये पॉइंट पढ़ लीजिएगा। ओके the full of वही आइडेंटिफाइड साइड है। जी सर ठीक है क्लियर हो गया सर ये ठीक है, गुड। सर उसमें सक्सेसफुल और लाइक उसमें अनसक्सेसफुल को भी हम बता सकते हैं ना कि फेलियर्स और सक्सेस क्या थे हाँ, समटाइम्स ना क्वेश्चन आता है आपका हाउ सक्सेसफुल वाला, कि हाउ जी सर सक्सेसफुल, तो उसमें फिर ये होता है कि आपने सक्सेसेस भी लिखनी होती है और फेलियर्स भी तो लिखनी जैसे होती वो मुस्लिम है। लीग अगर आप, देखेंगे कितना हाँ कितनी सक्सेसफुल थे हाँ और कितने फेलियर्स के थे हाँ, उसमें अगर एक साइड नहीं लिखेंगे ना, सिर्फ आप फेलियर्स लिखते जाएंगे तो आपके 4 मार्क्स कम हो जाएंगे, क्योंकि लिखना दोनों साइड्स के बारे में होता है। जी सक्सेसेस भी लिखनी है और फेलियर्स भी, क्योंकि अगेन रिपीटिंग 10 मार्क्स का और 14 मार्क्स का टू एंडेड क्वेश्चन हम कहते हैं कि दो एंड्स होते हैं, दोनों एंड के बारे में लिखना है। एक एंड के बारे में नहीं लिखेंगे तो 4 मार्क्स आपके गए जी माइनस। ठीक है। तो अब यहाँ पे वो सिंपल जो पहले मैंने आपको वो एग्जाम्पल दी हुई थी, इसको मैंने सिर्फ यहाँ पे बोल्ड कर लिया। ठीक है, दिस पॉइंट इज क्लियर। जी सर समझ आ अब यहाँ पे फिर ये 14 मार्क्स का है, इसको पढ़ लीजिएगा। गया वो सेम पॉइंट जो आपने 10 मार्क्स में पढ़ा। नहीं सर ये भी समझ आ गया क्लियर हो हाँ गया ठीक है, गुड। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ये जो है नीचे मैंने पैराग्राफिंग के बारे में है।
जी इसमें सर टॉपिक सेंटेंस मतलब सॉरी, एवरी टॉपिक सेंटेंस ये है कि जैसे आप लिखते हैं कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन वाज अ सक्सेशन डिस्प्यूट। जी अब ये टॉपिक सेंटेंस हो गया कि आप सक्सेशन डिस्प्यूट के बारे में आप बता रहे हैं, फिर उसको डिफाइन करते हैं, वो आप फेक देते हैं, फिर आखिर में एनालिसिस होता है, इम्पैक्ट या लिंकिंग होती है। ओके सर या हम जैसे हेडिंग देते हैं वो बेसिकली हमारा टॉपिक होता है, टॉपिक पैराग्राफ के अंदर जो पॉइंट आप एक्सप्लेन करें, मगर इसमें हेडिंग्स अलाउड नहीं होती, तो हम कहते हैं कि आप टॉपिक में से मेंशन कर लेंगे कौन सा पॉइंट आप डिस्कस कर रहे हैं, वो दैट ठीक इज अ है टॉपिक सेंटेंस। सर समझ आ गया, इसकी क्लियर हो गया। और बाकी ये लेंथ वाला तो हमने कल भी डिस्कस कर लिया था, अभी आपको ये जी क्लियर सर। है, ठीक है। बाकी ये आपका लेवल मार्किंग, ये सारा पढ़ लिया। जी सर लेवल शायद इसमें प्रॉब्लम, ये फिर एक मैंने बस क्वेश्चन लिखा, वो आइडेंटिफाइड वाला, और लेवल लेवल 3 और लेवल 4 ये वाला, क्योंकि 14 मार्क्स में ना, जब एक साइड को आप कहते हैं तो हम उसको लेवल 3 कहते हैं, जब आप अदर साइड कहते हैं तो आपको लेवल 4 के मार्क्स शुरू हो जाते हैं। ओके मुगल एम्पायर के ना, मैं सिर्फ वैसे आपको बता रहा हूँ, ये 2005 से लेकर अभी जो हमारा लास्ट एग्जाम हुआ है अक्टूबर 22 तक, ये मुगल एम्पायर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, जी यहाँ पे शुरू टॉपिक के शुरू में, तो इससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना सर, तो जी बेशक वर्डिंग कोई भी हो, लिखने हमने सारे रीजन होते हैं, जी सिर्फ अब जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एक एग्जांपल सिर्फ बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पॉइंट ये आई होप क्लियर है ऑलरेडी। जैसे इसको भी छोड़ देते हैं, ये जो पॉलिसीज वाला हो गया, तो पॉलिसीज वाज द मेन रीजन, अब जी पॉलिसीज भी लिखिए, अदर रीजंस भी लिखे, फिर इस तरह ये जो है स्प्रेड ऑफ द मराठन पावर वाज द मेन रीजन, आपने यहाँ पे मराठन पावर के बारे में भी लिखेंगे, पॉलिसीज भी लिखेंगे और अदर रीजंस भी लिखेंगे। तो सर अगर हम इसमें रिफॉर्म लिख सकते हैं अ, औरंगजेब के। यहाँ पे ना रिफॉर्म्स इसलिए हम नहीं लिखेंगे कि आपसे वो पूछा नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि मेन क्वेश्चन को हमने पढ़ना है कि मेन रीजंस जो भी डिक्लाइन के रीजन है आपने वो जी लिखने हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आया नहीं है कभी, अगर आपसे रिफॉर्म्स के बारे में पूछेंगे तो आप लिख सकते हैं, इस सच रिफॉर्म्स के बारे में क्वेश्चन आता नहीं है, डिक्लाइन के रीजंस के बारे में पूछेगा, ओके तो क्वेश्चन को पढ़ के अब इसको हम रिफ्रेज भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन की मीनिंग ये है कि explain the reasons of the decline of the Mughal Empire, including the spread of the Marathan power. इसकी ओके इसकी ये मीनिंग है, और इसकी क्या मीनिंग होगी, जैसे the policies of the Aurangzeb explain the reasons of the decline of the Mughal Empire, including the policies of the Aurangzeb. तो ओके तो एक, अब इस क्वेश्चन का आंसर और ये जो मैंने दूसरा को है, इनका एग्जैक्टली आप सेम आंसर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई भी फर्क ना हो, दोनों का एक लिखते हैं वो बिल्कुल रेलेवेंट है, बिल्कुल ठीक है। ओके बस क्योंकि आपका वो मेन पॉइंट सिर्फ एक मतलब कवर होना है, बाकी आप ये, तो मैंने नीचे क्या किया, इन 14 मार्क्स का ना कंबाइन करके एक आंसर लिख लिया है, सारे रीजन ओके उसमें, आपने क्योंकि रीजन उसमें ज्यादा हैं, आपने 7 रीजन मैक्सिमम लिखने हैं, उसमें चूज करने हैं कि कौन सा मैं छोड़ूं कौन सा लिखूं, क्योंकि सारे रीजन हमने नहीं लिखने, क्योंकि रिक्वायरमेंट भी नहीं है और जी उसमें हमारा टाइम जाया होता है। ये ओके अब ये डिफरेंट क्वेश्चंस आ गए, अब यहाँ से फिर हमारा टॉपिक शुरू होता है। अब जस्ट गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द ये, इट इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम, मगर क्योंकि आप किसी के बारे में मुगल एम्पायर के बारे में अगर आप लिख रहे हैं, उसकी नेगेटिव साइड लिख रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन हो ताकि यू फील कॉन्फिडेंट। अब जैसे मुगल एम्पायर जो इस्टेब्लिश हुई थी वो 1526 में इस्टेब्लिश हुई थी, और ओके जो बंदा था जिसने इस्टेब्लिश की थी, जो फर्स्ट मुगल एम्पायर था, हिज नेम वाज बाबर बाबर। अच्छा, उससे पहले भी ना इंडिया के अंदर, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द टॉपिक एग्जाम्स के लिहाज से, उससे पहले भी मुसलमानों की हुकूमत थी, उसको हम दिल्ली सल्तनत कहते थे, वो इस्टेब्लिश हुई थी समवेयर 1190 में। अब मुसलमानों का रूल 1190 से चल रहा था,
फिर बाबर आया तो उस वक्त भी इंडिया पे जो हुकूमत मुसलमानों की थी, और उस वक्त जो इब्राहिम लोदी नाम था बंदे का, जो दिल्ली का जी सुल्तान था, सल्तनत थी, और उसको बाबर ने डिफीट किया एंड ही एस्टेब्लिश्ड द मुगल एम्पायर। he just जी remained he just remained on the throne for the 4 years। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं वो एम्परर बना। 10 साल उसने हुकूमत की, मगर बाद में एक जी और अफगान रूलर था, वहीं का, उसका नाम शेर शाह सूरी था ना। तो जी शेर शाह सर। सूरी ने उसको हुमायूं को डिफीट दी, और हुमायूं को इंडिया से भागना पड़ा। उनके अच्छे रिलेशंस थे पर्शियन एम्पायर के साथ, जिसे आजकल ईरान कहते हैं। वहां पे जाके जी उसने रेफ्यूज ले ली। फिर 5 सालों के बाद क्या हुआ कि शेर शाह सूरी कहीं सीज किया हुआ था उसने किसी किले का, तो तोप का गोला चला रहा था, तो वो तोप फट गई और उससे वो एक्सीडेंटली ही वॉज किल्ड। तो फिर हुमायूं को मौका मिल गया, और उसको पर्शियन एम्पायर की मदद भी हासिल थी। ही केम बैक अगेन, ही रिकैप्चर्ड द इंडिया। बस सिर्फ 1 साल ही वो हुकूमत कर सका, तो उसके बाद वो जो हुमायूं का ही डाइड। तो हुमायूं के बाद फिर उसका बेटा अकबर बिकेम द एम्पर। और अकबर का तकरीबन सबसे ज्यादा जो मुगल एम्पायर को स्ट्रेंथन किया, वो अकबर को समझा जाता है। क्यों? क्योंकि अकबर ने एक चीज दी। अब हम जो औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, टोटल रिवर्स है अकबर का। अब ओके। हाँ, अकबर ने क्या किया, अकबर को पता था कि यार अगर मैंने इंडिया में हुकूमत करनी है, तो आई हैव टू विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया, चाहे वो जो भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो। तो इसने जी ऐसी ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट की कि ही वन द हार्ट्स ऑफ द मेजोरिटी पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया, हिंदूज बेसिकली। तो उनकी फिर लॉयल्टी ओके। मुगल एम्पायर से बढ़ गई, तो मुगल एम्पायर काफी स्ट्रॉन्ग हो गई। जैसे ही एस्टेब्लिश द गुड रिलेशन विद द राजपूत। अब राजपूत जो थे, उस जमाने के इंडिया के बड़े स्ट्रॉन्ग हिंदू लीडर्स थे, वॉरियर्स किस्म के थे। जब उनसे उनसे अकबर की दोस्ती उसने डेवलप कर ली, तो वो अकबर की फौज में भी शामिल हो गए। तो फिर अब वो इंडिया के लोग थे, तो उनको पता था इंडिया के लोगों की साइकी का। तो राजपूत बिकेम वेरी हेल्पफुल स्ट्रेंथनिंग द मुगल एम्पायर। और उसके ओके बाद, सर, समझ आ हाँ, गया। तो उसके बाद फिर जो था जहांगीर, उसका बेटा जो हुक्मरान बना, तकरीबन वो 20-25 साल हुक्मरान रहा। और उसके बाद शाहजहां बिकेम द एम्परर। शाहजहां से हमारी थोड़ी सी बिगिनिंग शुरू होती है। अब जब शाहजहां ओके। हुक्मरान बना, तो 1657 तक रहा। 1656 में इसकी तबीयत बड़ी खराब हुई शाहजहां की। तो इसके काफी औलादे थी, 4 बड़े बेटे थे। तो जी सर। हाँ, देवर ऑफ द मेच्योर एज, वो डिफरेंट जो प्रोविंसेस थे उनके गवर्नर्स थे, जिसमें सर एक, वो सर वो चारों बेटे लाइक इम्पीरियर चाहते थे, आप हाँ एक बिल्कुल, पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल, वो एम्परर बनना चाहते थे। तो हर एक की यही ख्वाहिश थी, दे फॉट अगेंस्ट ईच अदर। और उनमें फिर औरंगजेब बिकेम द सक्सेसफुल। और मीनवाइल शाहजहां की तबीयत ठीक भी हो गई, उसने अपने बेटों को समझाने की कोशिश भी की, तो बेटे नहीं माने। उन्होंने कहा कि आप अब हुकूमत नहीं कर सकते। तो औरंगजेब का ओके। फिर इवेंचुअली औरंगजेब डिफीटेड ऑल, एंड इवन हिज ऑल 3 ब्रदर्स वर किल्ड इन द फाइट। तो जी 1658 से फिर लेकर तकरीबन 49 ईयर्स तक फिर औरंगजेब की हुकूमत रही। और जी इसमें जो शाहजहां था वो जिंदा रहा, उसको कन्फाइन किया था, कैद हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते। बड़ा किला था आगरा का, ही वाज टू शाहजहां वाज टू बी देयर। और फिर शाहजहां डाइड इन आगरा फोर्ट इन 1667। अब ओके। अब यहाँ पे जो मेन हमारा फोकस आता है, ये तो हमारा इंट्रो था, वो आता है बेसिकली द पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। कि अब हम जो मेन हमारा एम्फोसिस होगा कि मुगल एम्पायर कैसे वीकन हुई। अब एक और चीज भी बड़ी मशहूर है कि जितनी एक्सपेंड मुगल एम्पायर औरंगजेब के ज़माने में हुई, किसी और के टाइम में इतनी बड़ी हुकूमत नहीं थी, इतनी बड़ी एम्पायर नहीं थी। ये इसकी एक जी पॉजिटिव साइड है। मगर नेगेटिव साइड क्या थी कि औरंगजेब का जो ज्यादातर जो टाइम है ना, लड़ाइयों में गुजरा। समटाइम्स ना, अगर जी आप लड़ाइयों से क्या नुकसान होता है कि यूर ऑल टाइम इंगेज इन द वॉर, आपका जो फोकस है वेलफेयर से हट जाता है। और जंगें जी लड़ना ना, सर। इतना इतना वो इजी वर्क नहीं है, यू रिक्वायर लॉट ऑफ रिसोर्सेज है। जब औरंगजेब की ज्यादा मसला ये होगा, जब इसका ज्यादा टाइम जंगों में गुजरा, तो ही नीडेड लॉट ऑफ मनी एज वेल। अब पैसे इसको चाहिए थे, तो पैसों के लिए फिर क्या किया इसने, कि इम्पोज द हायर टैक्सेस ऑन द पीपल। अब लोगों पे जब ओके। टैक्सेस लगेंगे तो लोग तो अनहैप्पी होंगे, सीधी सी बात है। तो बिकॉज ऑफ द, जी सर। हाँ, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, जो लोगों की जो एक लॉयल्टी थी, या जो एक हैप्पीनेस थी,
वो डिक्लाइन करके कम हो गई बिकॉज ऑफ द हाई टैक्सेशन। तो ओके। दूसरा एक और भी पॉइंट बताया जाता है, जरूरी नहीं है कि इट इज टू पर्सपेक्टिव्स हैं, कि उसके बारे में कहा जाता था कि ये जो था इनटॉलरेंट था रिलीजियसली। जैसे शरिया बेस अगर इसने निज़ाम कायम किया था तो नॉन मुस्लिम्स को तो वो फॉलो करना पड़ता था। जी। समटाइम्स पे ये भी एलिगेशंस हैं कि ही वाज इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सर्टेन टेंपल्स एज वेल। पॉजिटिव साइड्स भी हैं। तो इसकी वजह से फिर क्या हुआ कि जो नॉन मुस्लिम्स थे दे स्टार्टेड सीइंग हिम कि ये जो है उनके साथ इसकी जो ट्रीटमेंट है फेयर नहीं है। तो जो नॉन मुस्लिम्स की जो लॉयल्टी थी टूवर्ड्स द मुगल एम्पायर दैट वीकन बेसिकली। अब मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम्स थे, जब वो वीकन होगी तो इवेंचुअली उसका जो नुकसान है मुगल एम्पायर को होगा। अब जैसे मैंने राजपूत के बारे में आपको बताया था कि राजपूतों के साथ अकबर ने क्या किया था पॉलिसी, कि राजपूत को उसको पता था कि यार ये बहुत बहादुर किस्म के लोग हैं, ठीक है। तो उनको उनके जो इलाके थे ना उन पे दे हैड फ्रीडम ऑफ रूल, मगर दे हैड टू बी लॉयल विद द मुगल एम्पायर, और उन्होंने मुगल जी। एम्पायर को टैक्स भी देना था। इस तरह उन्होंने राजपूतों को एक इंटरनल ऑटोनॉमी भी दी थी, और वो फौज का हिस्सा भी थे। अब इसके डिफरेंसेस डेवलप हो गए राजपूत के साथ समवेयर 1679 में ना। तो ही फॉट अगेंस्ट द राजपूत, और उनकी जो किंगडम्स थी उस पर कब्जा किया। तो जो राजपूतों की जो एक लॉयल्टी थी, जो फ्रेंडशिप थी, दैट दिस बेसिकली एंडेड। तो उससे एक बड़ा बैड इंप्रेशन क्रिएट हो गया कि यार ये राजपूत तो वो लोग थे हु हैड बीन द फ्रेंड्स ऑफ द मुगल एम्पायर, और मुगल एम्पायर does not appreciate the services of their friends as well। तो इसने एक नेगेटिव इंप्रेशन जो है वो क्रिएट कर लिया अबाउट द मुगल्स। तो हम कहते हैं कि ये जो सारे रीजंस है ना, अब जैसे कंटिन्यूड जी। वॉरफेयर का था। अब जैसे मराठास के साथ पहले उनका जो लीडर था शिवाजी था। अब मराठास बेसिकली जी। बेसिकली थे क्या, वो साउथ ऑफ द इंडिया में रहते थे। दे वर वेरी नेशनलिस्ट हिंदूज, और उनका ये ख्याल था जी। कि इंडिया के ऊपर जो हुकूमत है वो इंडियंस की हिंदूज की होनी चाहिए। तो दे फॉट अगेंस्ट द मुगल एम्पायर, और उसने पहली मरतबा डिफीट भी किया। उनका शिवाजी लीडर था। 1737 में सर। हाँ, वो तो हाँ बिल्कुल, वो तो डिफीट किया मुगल मराठास ने मुगल एम्पायर को। बट वी आर अभी हम वी आर टॉकिंग समवेयर 1685 तकरीबन। ओके। 16 हाँ 1680 की बात कर रहे हैं। तो उनका जो लीडर था शिवाजी, ही वाज अरेस्टेड। तो जब वो दरबार में आया, तो इसको क्या करना चाहिए था, कि इसको पता था कि यार इसको मैं डिफीट नहीं करता, उनके साथ नेगोशिएशंस करना चाहिए था। उनको कुछ जी। ले दे के उनको अपना दोस्त बनाना चाहिए था। मगर उसकी ट्रीटमेंट उसके साथ अच्छी नहीं थी शिवाजी के साथ। तो वो जेल से भाग गया, और अगेन उन्होंने साउथ ऑफ इंडिया में वही रिबेलियन शुरू कर दी। और आखिर में क्या हुआ कि जो ये था औरंगजेब, इसको सारी अपनी फौज साउथ ऑफ इंडिया में लेके जानी पड़ी। और वहां पे कहते हैं कि इसने अपना जहाँ पे एक टेंट सिटी बनाया था, दैट वाज 25 माइल्स स्क्वायर किलोमीटर्स में बना हुआ था। तो ये इनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी। मराठा वो क्या करते थे, वो गोरिल्ला फाइटर्स थे, उनके पास स्टैंडिंग आर्मी थी। आते थे, अटैक करके फिर किलों में छुप जाते थे। तो 25 साल वहां पे रहा, बट ही कुड नॉट डिफीट देम। अब इससे जी पहले सर। मुगल्स का, अब हाउ इट वीकन, कि इसके इससे पहले मुगल्स के बारे में ये एक इंप्रेशन था कि दे आर वेरी पावरफुल, दे आर इनविंसिबल, नोबडी कैन डिफीट देम, इफ एनीबडी रोज अगेंस्ट देम तो वो दे वुड बी किल्ड। अब यहाँ पे वो चीज नहीं हुई। although जी सर। Marathas could not defeat them, but they could not also defeat them। तो इनका जो एक इम्प्रेशन था ना, जो दुश्मनों के लिए, कि भाई इनके खिलाफ अगर हम उठ खड़े होंगे तो वी विल बी स्ट्रिक्टली पनिश्ड, वो इम्प्रेशन खत्म हो गया। तो अब दूसरे जी। लोग देखने शुरू हो गए कि यार इफ वी राइज अगेंस्ट देम, जरूरी नहीं है कि वी आर डिफीटेड। तो उनका जो एक इम्प्रेशन था ऑफ इनविंसिबल, वो भी खत्म हो गया। तो हम अब इवेंचुअली क्या हुआ कि 1707 में जब ये औरंगजेब डाइड, तो अभी भी मराठा जो प्रॉब्लम वाज कंटिन्यू किया। और बाद में उसे हम ओवरऑल पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब के बारे में इंप्रेशन क्या लेते हैं, कि ही डाइड इन 1707, और मुगल जी एम्पायर जो है वो खत्म हुई इन 1857। So, in a one way or other way, Mughal Empire continued for about 150 years even after the death of the Aurangzeb. So, is this possible? Can we say that Aurangzeb was the main reason of the decline of the Mughal Empire or collapse of the Mughal Empire?
सर हो सकता है सर, इसमें मेन रीजन हो सकते हैं, क्योंकि सर उसमें लाइक जैसे आपने बताया उसमें अच्छा, इसमें ना साहब वो इसमें ये है कि अगर ये मेन रीजन होता ना तो मुगल एम्पायर 150 साल 150 ईयर्स तक ना चलता। तो हम ये कहते हैं कि इसकी पॉलिसीज की वजह से उसने मुगल एम्पायर को वीकन तो जरूर किया, but that was जी not the main reason, क्योंकि मुगल एम्पायर continued for 150 years। तो जो क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, was the औरंगजेब the main reason of the decline of the मुगल एम्पायर, तो आपने कंक्लूजन में ये बनता है कि नहीं, he was not the main reason because मुगल एम्पायर continued for 150 years। now you have to find other reason। फिर आप कोई भी और रीजन बताएंगे कि इन माय ओपिनियन सक्सेशन डिस्प्यूट वाज द मेन रीजन, या राइज ऑफ द मराठा पावर वाज द मेन रीजन, आप कोई मिलिट्री भी, कॉस्ट, हाँ या एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, या आप कोई भी और रीजन कहेंगे, तो हमारा यहाँ पे जो पॉलिसीज ऑफ द औरंगजेब इज नॉट लॉजिकल आंसर कि यही था। हाँ, ये इसने वीकन जरूर किया। अब अदर रीजंस में काफी रीजंस हैं, जैसे अब सक्सेशन डिस्प्यूट क्या है मेनली, कि जैसे भी डिफरेंट किंगडम्स थी ना दुनिया में, जैसे मैं आपको जी एग्जाम्पल दे रहा हूँ यूके की, वहाँ पे भी मोनार्की है, तो वहाँ का उनका एक सक्सेशन का रूल है कि अगर एक बादशाह मर जाता है तो उसकी सबसे बड़ी जो औलाद होगी, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, ऑटोमेटिकली दैट वुड बी द किंग, वही मोनार्क जी हो गया। ऐसा। तो उनका एक जी रूल बना हुआ है। अब मुगल्स के दरमियान क्या था, इनका कोई सक्सेशन का रूल नहीं था कि एक बादशाह मरेगा तो नेक्स्ट एम्परर कैसे होगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी बादशाह के मरने के बाद उसके जो भी मेन एयर होते थे या उसके बेटे उसमें होते फिर थे, आपस हाँ में फिर लड़ाइयाँ सर इस बात पे। बिल्कुल, वो उनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू होती थी। अब ये आपका फैक्ट हो गया। अब उससे नुकसान क्या हुआ कि दे वर लूजिंग देयर ब्रेव सोल्जर्स, दे वर लूजिंग देयर रिसोर्सेज। उसकी वजह से जो नोबेलिटी है, अब नोबेलिटी हम कहते हैं मींस ऑफिशियल, उनके अंदर ग्रुप्स बन गए, कोई एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, कोई दूसरा ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इन फाइटिंग ने एक तो लॉस ऑफ रिसोर्सेज किया और मुगल एम्पायर को काफी ज्यादा वीकन कर दिया। ये हमारा इम्पैक्ट हो गया और सक्सेशन डिस्प्यूट का। वरना तो इस पे तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स लिख सकते हैं, मगर हमें इतना नहीं लिखना, बस 3-4 पॉइंट्स में हमने एक पॉइंट को कंक्लूड करना होता है, तो हमें एक जनरलाइज और एक फैक्ट बता के उसको बस हमें लिंक कर लेना। और फिर उसके साथ साथ बुक के और भी प्लेजर सीकिंग। अब प्लेजर सीकिंग क्या है कि वो जो थे जब बादशाह बनते थे उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते थे, और वो देख रहे थे कि हमारी एम्पायर जो है पता नहीं 150-200 साल से चल रही है, तो दे बिकेम वेरी लेजी ना, इंटरटेनमेंट और जी इन एक्टिविटीज में जब ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए तो दे लॉस फोकस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अब जी जब वीक कंट्रोल हाँ कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल वीक कंट्रोल, जब एडमिनिस्ट्रेशन में फोकस नहीं करेंगे तो नोबेलिटी बेसिकली ग्रू स्ट्रॉन्गर, और वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि समटाइम्स दे किल देयर इवन किंग्स। तो हम ये कहते हैं कि जो उनकी जो प्लेजर सीकिंग जो एक्टिविटीज थी, जो अयाशियां थी, तो उसकी वजह से भी मुगल एम्पायर जो है वो वीकन हो गए। और इसके जी अलावा फिर जो मिलिट्री कॉज बनता है, जो वीकेंड मिलिट्री है, अब उसमें भी आपका सेम पॉइंट बनता है। जैसे उनको पता था कि यार हमारी जो एम्पायर है 1526 में स्टेब्लिश हुई है, ये चलती रहेगी, ये जी इट इज टू कंटिन्यू, और ये खत्म नहीं होगी। तो इससे क्या हो गया कि उनमें एक कंप्लेसेंसी आ गई, सुस्ती सी आ गई। उनकी आर्मी तो बड़ी थी, और आर्मी पे फोकस नहीं किया, उनको मॉडर्नाइज नहीं किया, उनकी ट्रेनिंग पे फोकस नहीं किया, तो उनकी आर्मी बड़ी होने के बावजूद इनएफिशिएंट बन गई। इनएफिशिएंसी का क्या सर हुआ इसमें कि एक और रीजन आ सकती है सर कि इसमें लाइक वो जो ब्रिटिश ने जो फायदा